स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 प्राइम में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला है। आसिफ ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजने को महज कूटनीतिक मजबूरी बताया और मोदी के खिलाफ जहर उगलते हुए आसिफ ने उन्हें मुसलमानों का हत्यारा बता डाला। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पाकिस्तान क्या आतंक का इलाज अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 से ही पूरा होगा? पाकिस्तान 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 पूरे देश में अब यही आवाज उठ रही है कि बस बहुत हुआ, अब आतंक के सर्वनाश का टाइम आ चुका है। जम्मू से जयपुर तक अब यही आवाज उठ रही है कि अब भारत और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश में आतंक के खिलाफ उठ रही आवाज सरहद पार तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान को भी एहसास हो चुका है कि अब कश्मीर में छिपे आतंकियों के चिथड़े उड़ेंगे तो पीओके में भी आतंकियों की कब्र खुदनी तय हो गई है। पाक अधिकृत कश्मीर के पूर्व पीएम फारूक हैदर ने मान लिया है कि अब सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 3 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसलिए फारूक हैदर ने शहबाज शरीफ को आगाह किया है कि वो भी अपने आतंकियों को बचाने की तैयारी कर ले। सिक्योरिटी तो बिल्कुल ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मगर आतंकवाद है बेगुनाह। जो अपने लिए मांगने गए थे शिवखोड़ी में, उन पे हमला किया गया। नाते लोग, हम सबको जो भी इस रियासत के लोग हैं, हमें इसे कंडेम करना चाहिए। दरअसल इस बार पीओके को लेकर पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक रियासी में हमला करने वाले आतंकियों में पाकिस्तान के रिटायर्ड सैनिक शामिल हैं, जिन्हें पीओके के लॉन्च पैड में ट्रेनिंग दी गई थी और यहीं से आतंकी जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसे और फिर राजौरी पहुंचे। यहां से आतंकियों ने रियासी में अपनी पोजीशन संभाल ली। एनआईए को रियासी हमले की जांच के दौरान कई जानकारियां हाथ लगी हैं। एनआईए के मुताबिक आतंकियों के पास हथियार कम थे, इसलिए उन्होंने घात लगाकर ड्राइवर पर निशाना लगाया, जिससे ड्राइवर गाड़ी से नियंत्रण खो दे। आतंकी चाहते थे कि बस में मौजूद सभी श्रद्धालु मारे जाएं, इसलिए आतंकियों ने हमले के लिए ऐसी जगह चुनी जहां से आतंकियों ने 40-50 राउंड फायरिंग की और उसके बाद बस सीधी 200 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हमारे घर के हमारी औरत थी, हमारी औरत थी और हमारे सारे एक लड़का था और उसकी बहू थी, एक लड़की थी। मेरे परिवार से कोई बातचीत नहीं हो पा रही। मेरे फैमिली से 17 लोग गए थे, जो कि 4 लोग उस हमले में घायल हुए हैं। उनका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में है, इतना सुनने में आ रहा है। उनकी भी हालत सीरियस है, चारों की। पूरा मतलब एक परिवार है जो यहाँ से गया हुआ था वहाँ पर माता के दर्शन के लिए। जो भी उन्हें आवश्यक सहयोग की चाहिए वो सभी सहयोग उन्हें मुहैया कराई जा रही है। बाकी जितने 13 लोग हैं वो सभी लोग सुरक्षित हैं। टोटल 17 लोग थे ये लोग। जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमें बनाई गई हैं। खोजी कुत्तों के साथ ही ड्रोन की मदद से पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सर्च टीम्स हैं वो बाहर हैं। कुछ एरियाज को जो हमने नॉमिनेट किए हैं, कुछ escape routes हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ही एक वुडेड, हाईली वुडेड और जंगल टाइप का एरिया है और पहाड़ी इलाका है, इसमें हमारी जो इंटेल लीड्स आ रही हैं उसके चलते हमने 2 एक्सीज पे आज 11 टीम्स का इस्तेमाल किया है और उनको इस एरिया में फैलाया हुआ है।
रियासी में आतंक के गुनहगारों का हिसाब होने में कुछ ही वक्त बचा है। सेना के जवानों की गोलियां आतंकियों का सीना चीरने के लिए तैयार हैं। ड्रोन की नजर से आतंकी कब तक बच पाएंगे, उनका खात्मा तो तय है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हरमाड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया। 40,000 रुपए की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर को पकड़ा गया है। तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई और घूसखोर सब इंस्पेक्टर अब एसीबी की गिरफ्त में आ गया है। एसआई सोनू राम से रिश्वत की रकम एसीबी ने बरामद कर ली है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। एसीबी की तरफ से लगातार कार्रवाई प्रदेश भर में की जा रही है और इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में हरमाड़ा थाने के सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। 40,000 रुपए रिश्वत की भी बरामद की गई है। एसीबी की गिरफ्त में यह घूसखोर सब इंस्पेक्टर अब आ चुका है। तो वहीं राहुल गांधी के खटाखट वाले वादे को लेकर के कांग्रेस दफ्तरों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब आम आदमी पार्टी के वादे पर भी बवाल शुरू हो गया है। महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा पूरा न करने पर दिल्ली में जमकर बवाल हुआ। महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस रिपोर्ट में देखिए। क्या इंडी गठबंधन ने महिलाओं को गुमराह करके वोट ले लिए? क्या गठबंधन के नेताओं ने वोटों के लिए झूठी कहानी गढ़ी? चुनाव के बाद कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर महिलाएं विरोध प्रदर्शन पर उतर आई हैं। पहले लखनऊ और बेंगलुरु से ऐसी खबर है जहां पर कांग्रेस ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हो गई थी और वे राहुल गांधी के खटाखट वाले चुनावी वादे को पूरा करने की मांग कर रही थी। अब खटाखट पार्ट 2 को लेकर आज देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद उन्हें हर महीने 1,000 रुपए देने का वादा किया था और अब वे उस वादे को पूरा करने की मांग कर रही हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के घर के बाहर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन दिल्ली महिला मंच की ओर से किया गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि चुनाव शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके घरों में आए, उनसे फॉर्म भरवाए गए और ये वादा किया गया कि जिन महिलाओं ने फॉर्म भरा है उन सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे। जो केजरीवाल जी ने सब महिलाओं को वादे किए, उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया? हमसे झूठा फॉर्म क्यों भरवाया और उन्होंने क्यों कहा कि हमें बैंक में 1,000 रुपए? वो खुद जेल में बैठा, अपने आप को नहीं बचा सकता, तो वो हमारे साथ झूठा वादा क्यों कर रहा है? उसे इस्तीफा देना चाहिए दिल्ली से। उसे कोई हक नहीं बनता अब इस सीट पे रहने का। हमें वादा करके हमें पैसे देने के बजाय और हमसे पैसे लिए जा रहे हैं, कभी बिजली के नाम पे, कभी पानी के नाम पे। कब तक चलेगा ये? इसी साल 4 मार्च को जब केजरीवाल सरकार ने बजट पेश किया था तो उन्होंने दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 1,000 रुपए देने का ऐलान किया था। केजरीवाल ने कहा था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाकर जो पैसे बचाती है उससे वो दिल्ली की महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देंगे। केजरीवाल ने इस योजना का नाम रखा था महिला सम्मान राशि योजना और इसके लिए सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर फॉर्म भी भरवाए थे। एक एक पैसा बचा बचा के हमने जनता पे खर्च किया है, तो अब वो बचा बचा के इस साल हमारा वो सपना पूरा हुआ जब हम सोच रहे थे कि हर महिला को हम हर महीने 1,000 रुपए देंगे। मैं दिल्ली की सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले जब केजरीवाल जेल में बंद थे तो उनसे मुलाकात करके लौटी दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने कहा था कि केजरीवाल के रिहा होने के बाद इस स्कीम को लागू किया जाएगा। लेकिन अब तक दिल्ली की महिलाओं को इस योजना का फायदा नहीं मिला, जिसके बाद आज उनका गुस्सा भड़क गया और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेठी और रायबरेली के साथ उत्तर प्रदेश में बदले हाथ के हालात से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काफी जोश में। और ये जोश इसलिए है क्योंकि अमेठी में कांग्रेस की वापसी और रायबरेली में राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। और ऐसे में चुनाव परिणामों के बाद भाई बहन का पहला रायबरेली का दौरा काफी चर्चाओं में है। और चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि जब राहुल गांधी ने कह दिया प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी हार जाते।
उत्तर प्रदेश में जब हाथ के हालात बदले, पिछड़े कांग्रेसी जब साथ आए, तो चुनाव परिणाम का जोश राहुल और प्रियंका के चेहरे पर झलकने लगा कि यहां से, अवध से, पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। इस चुनाव में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी में चुनावी चक्रव्यूह की रचना की, रायबरेली में जिस तरह से दांव खेला, उसने अच्छे अच्छों को सोचने पर मजबूर कर दिया। और दोनों भाई बहन की जोड़ी ने न सिर्फ अमेठी में वापसी की, बल्कि सोनिया गांधी की प्रतिष्ठा को बखूबी बरकरार रखा। मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के बेहतर चुनावी परिणाम के लिए राहुल गांधी बार बार प्रियंका गांधी को श्रेय दे रहे हैं और रायबरेली की धरती से पीएम मोदी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, अगर मेरी बहन प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी 2.5 लाख वोटों से हार जाते। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। चुनावी परिणाम के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ये पहला रायबरेली दौरा था। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो इसी तरह लड़ाई लड़ते रहें और देश की राजनीति के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्हें उठाते रहें। लेकिन इस दौरे के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली में किसे चुनेंगे, क्योंकि दोनों लोकसभा सीट पर उनको जबरदस्त जीत मिली है। ऐसे में रायबरेली के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि रायबरेली 2004 से सोनिया गांधी की संसदीय सीट रही। सोनिया के राज्यसभा जाने की वजह से सीट खाली हुई। सोनिया गांधी के कहने पर राहुल ने रायबरेली को चुना। राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास बरकरार रखेंगे। वायनाड से प्रियंका या लोकल नेता को मौका संभव। वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि राहुल गांधी को रायबरेली सीट से ही अपनी सदस्यता बरकरार रखनी चाहिए। यानी राहुल गांधी रायबरेली तो प्रियंका गांधी वायनाड में मोर्चा संभाल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ब्रेक के बाद धौलपुर की एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। बजरी माफिया और पुलिस में मुठभेड़ हुई है। नेशनल हाईवे 123 पर राजा का नगला गांव के पास ही मुठभेड़ हुई है। तो बजरी माफिया की पुलिस के साथ मुठभेड़ की बड़ी जानकारी, जहां पर 2 बजरी माफिया को पुलिस ने दबोच लिया है। दोनों बजरी माफिया घायल हो गए। फायरिंग की भी जानकारी मिल रही है और दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सेरपुर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर धौलपुर के इलाके से, जहां पर बजरी माफिया और पुलिस की टीम में आपस में मुठभेड़ होने की जानकारी सामने आ रही है। इस दौरान बजरी माफिया 2 लोग घायल हुए हैं।
तो वहीं केंद्र की जीत की हैट्रिक के साथ पीएम मोदी ने तीसरी बार सरकार बनाई और मंत्रालय का बंटवारा हुआ। बिहार से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे सबसे ज्यादा 8 मंत्री बनाए गए। विकास की रफ्तार को गति देने का दावा केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष की तरफ से तंज कसा जा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम ने मिनिस्ट्री के नाम पर झुनझुना थमा दिया, जिस पर सियासत तेजी से गर्म है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी पर पलटवार करना भी शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। मोदी 3.0 का आधिकारिक तौर पर कामकाज शुरू हो चुका है। कल देर शाम मंत्रालयों का बंटवारा हुआ और आज 71 मंत्रियों ने अपने अपने दफ्तर जाकर जिम्मेदारी ले ली। यहाँ सरकार अपने काम पर लगी और वहाँ विपक्ष अपने काम पर। मंत्रालय का बंटवारा विपक्ष को पसंद नहीं आया। उन्हें बीजेपी के घटक दलों की अचानक चिंता सताने लगी और इसीलिए हमलों और तंज का दौर तेज हो गया। जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। ना नीतीश कुमार जी को बड़ा मंत्रालय मिला है उनके पार्टी को, और ना चंद्रा बाबू को बड़ा मंत्रालय। रेलवे मांगते थे, लोकसभा का स्पीकर मांग रहे थे, कोई बोल रहा है अब फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग रहे। क्या मिला गया आप देखिए ना, आप मुझे बताइए उनके पोर्टफोलियो क्या है। कुमार स्वामी को मिला है मोस्ट रिजेक्टेड पोर्टफोलियो, क्या हेवी इंडस्ट्री मिला है। किसी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी ने आपस में बांट लिया है सब। दरअसल नतीजे आने के बाद से ही मनचाहे विभाग के लिए जेडीयू और टीडीपी बीजेपी पर दबाव बना रही थी। दोनों ही पार्टियां अहम मंत्रालय चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किंग मेकर बनकर उभरी इन पार्टियों को मुंह मांगे मंत्रालय न देकर बीजेपी ने विपक्ष को एक तरह से ये संदेश दे दिया है कि उसके लिए गठबंधन जरूरी भले ही है, मजबूरी नहीं।